जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी की ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल 2023 के बारे में। ये फाइनल हाल ही में हुआ है और इस फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रनों के बड़े अंतर से हराया और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है। ये 9वीं बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने कोई आईसीसी की ट्रॉफी जीती है। सबसे ज्यादा बार आईसीसी की ट्रॉफी जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया की है, ये याद रखिएगा। हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने कब कब आईसीसी की ट्रॉफी जीती है और भारत के बारे में भी देखेंगे कि भारत ने कब कब आईसीसी की ट्रॉफी जीती है। लेकिन बहरहाल ये चैंपियनशिप भी आईसीसी की ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें दोस्तों तो इसने ओडीआई वर्ल्ड कप जो है 50-50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है वो भी सबसे ज्यादा बार जीता है, 5 बार जीता है, याद रखिएगा। सबसे पहले 1987 में, फिर 1999 में, 2003 में, 2007 में और 2015 में। लगातार हम बात करें तो एक के बाद एक इन्होंने 5 बार ओडीआई वर्ल्ड कप जो है आईसीसी का वो जीता है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, ये भी आईसीसी का एक टूर्नामेंट है। ये ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार जीता है, 2006 में और 2009 में जीता है। अगर हम बात करें आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की, ये वर्ल्ड कप का प्रारंभ 2007 से हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसे 2021 में जीता था। 1 बार जीता ऑस्ट्रेलिया इसे, तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को लंबा इंतजार करना पड़ा है। लेकिन बहरहाल टी20 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत चुकी है। और अगर हम बात करें लेटेस्ट टेस्ट चैंपियनशिप की, तो टेस्ट चैंपियनशिप भी 2023 की ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की है। अगर इस टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें दोस्तों तो ये आईसीसी का ऐसा टूर्नामेंट है जो लंबे समय से कहीं ना कहीं चालू करने की व्यवस्था में था, लेकिन चालू इसको किया गया 2019 में। सबसे पहले हम बात करें तो इस टूर्नामेंट को लेकर 2013 में बात शुरू हुई थी। 2013 में ये कोशिश किया जा रहा था कि आईसीसी जो टेस्ट चैंपियनशिप इसको शुरू किया जाए, और शुरू करने की स्थिति में आप थे, परंतु स्थगित कर दिया गया 2013 में। उसके बाद 2017 में फिर ऐसी परिस्थितियां बनी कि अब आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप करवाने वाले थे, लेकिन अगेन 2017 में इसको स्थगित कर दिया गया और फाइनली 1 अगस्त 2019 से टेस्ट चैंपियनशिप, इसको लिखते हैं वर्ल्ड टीसी, तो याद रखिएगा WTC का मतलब होता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो ये जो WTC है टेस्ट चैंपियनशिप है, ये पहली बार 1 अगस्त 2019 को आयोजित की गई थी और ये पहला बार था, पहला टूर्नामेंट था टेस्ट चैंपियनशिप का। आईसीसी के द्वारा एक नई ट्रॉफी शुरू की गई। तो इसमें जो जीत हुई थी दोस्तों वो न्यूजीलैंड की हुई थी। और समझने वाली बात यह है कि भारत की जो टीम है वो इस फाइनल को खेली थी। ये फाइनल हुआ था लंदन में, याद रखिएगा इंग्लैंड में हुआ था। और इंग्लैंड का जो साउथहैम्पटन है, साउथहैम्पटन जो है यहां पर आपको फाइनल देखने को मिलता है। ये साउथहैम्पटन विशेष तौर पर एक चर्चा का विषय रहता है जब आप ज्वार की बात करते हैं। इस पर दिन में 4 बार ज्वार की घटना देखने को मिलती है, तो ये ज्योग्राफी की दृष्टि से इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में हुआ था पहली टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली बार हुई टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया था। तो पहली बार में भी भारत फाइनल में था और न्यूजीलैंड से हार गया। सेकंड की बात करें तो ये ट्रॉफी अगर हम देखें तो याद रखिएगा 1 अगस्त 2019 से 2021 तक हुई थी, ठीक है। इसका रिजल्ट 2021 में आया था, ये याद रखिएगा। क्यों? बीच में कोरोना का ड्यूरेशन था इसलिए। और दूसरी अगर हम बात करें तो 2021 से 2023 तक ये दूसरी टेस्ट चैंपियनशिप रही जिसमें भारत फिर से फाइनल में पहुंचा। भारत फिर से फाइनल में पहुंचा और फाइनल में अगर हम भारत के पहुंचने की बात करें तो ये कहीं ना कहीं सबकी निगाहें थी न्यूजीलैंड के और श्रीलंका के मैच पर। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच पर सबकी निगाहें थी। अगर श्रीलंका से न्यूजीलैंड हार जाता तो भारत टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने को लेकर परेशानी में आ जाता, लेकिन वहां केन विलियमसन जो है उसका आखिरी बॉल पर 1 रन लेना कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की जीत का कारण बना और न्यूजीलैंड वहां श्रीलंका को हराकर वो टेस्ट मैच जीतता है। और उसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि भारत का 100% श्योरिटी हो जाती है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल खेलने के लिए, सॉरी चैंपियनशिप के फाइनल खेलने के लिए। तो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इस प्रकार से भारत की एंट्री हुई। भारत पहुंचता है इंग्लैंड और इंग्लैंड में ओवल जो मैदान है, इस ओवल के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के साथ ये मैच होता है। मैच अच्छा होता है लेकिन फाइनली 209 रनों से भारत की हार होती है। भारत के बॉलर्स हो या भारत के बैट्समैन हो लचर से दिख रहे थे और अंततः ऑस्ट्रेलिया इसको जीत लेता है और ऑस्ट्रेलिया के नाम एक और
ट्रॉफी आ जाती आईसीसी की। इस प्रकार से 9वीं ट्रॉफी, 5 ओडीआई, 2 चैंपियंस ट्रॉफी, 1 T20 और 1 टेस्ट चैंपियनशिप। 9 बार ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा बार आईसीसी की ट्रॉफी जीतने वाली टीम बन गई है। अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो याद रखिए कि भारत ने भी जीता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत ने कब कब कौन कौन सी आईसीसी की ट्रॉफीज जीती है, तो इसको लेकर भी प्रश्न आ सकते हैं। 1983 जब कपिल देव साहब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, ये पहली बार था जब हमने क्रिकेट में आईसीसी की कोई ट्रॉफी जीती थी। ओडीआई वर्ल्ड कप जीता हम लोगों ने। इसके बाद हमें एक लंबा इंतजार करना पड़ा। ये लंबा इंतजार खत्म हुआ 2002 में। 2002 में जब श्रीलंका के साथ हमारा मैच चल रहा है और उस समय सौरभ गांगुली जो है वो भारतीय टीम के कप्तान थे। इस समय आपने आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो जीती थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो हमने फिर लंबा इंतजार किया। 2007 में धोनी नए नए क्रिकेट खेलने आए थे और एकाएक ये व्यवस्था की गई कि धोनी को इंडिया की क्रिकेट टीम का कप्तान बनाए T20 के लिए, और उस टीम को जाना था साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप खेलने के लिए। T20 का पहला वर्ल्ड कप था ये साउथ अफ्रीका में। 2007 में आईसीसी का पहला टूर्नामेंट था T20 वर्ल्ड कप का, ठीक है। इसमें भारत जीत जाता है, ठीक है। और जीत का भी आप लोगों ने देखा है किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच होता है। मिसबाह का वो शॉट और श्रीसंत का कैच, जोगिंदर शर्मा ने लास्ट बॉल फेंकी थी, और भारत धोनी की कप्तानी में एक और आईसीसी का टूर्नामेंट जीता। और सबसे बड़ी बात ये थी कि T20 वर्ल्ड कप का पहला टूर्नामेंट था ये, उसे भारत ने जीता था। इसके बाद फिर भारत 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीतता है। ये ओडीआई वर्ल्ड कप जो भारत जीता था, इसमें भी महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। और उसके बाद 2013 में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसको भी भारत ने जीता है। इसका मतलब ये है कि 1983, 2002, 2007, 2011, 2013 भारत अब तक 5 बार, ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पर वो देश है जो क्रिकेट में आईसीसी की ट्रॉफी जीता है। और इसमें 3 बार तो धोनी ने जिताया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आईसीसी की भारत के लिए टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होने के पहले तक सभी ट्रॉफी जिताने वाला कोई एक खिलाड़ी रहा है तो द ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं। अगर हो सकता है कि धोनी टेस्ट टीम की कप्तानी जारी रखते तो हम यहां पर भी जीत सकते थे, लेकिन उस चीज को सोचने से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से ये हम लोगों को दिखता है कि भारत ने भी जीता है। अब भारत ने अपनी लास्ट जो ट्रॉफी जीती थी आईसीसी की वो 2013 में जीती थी। 10 साल हो गए हैं। इसके बीच में हम लोगों ने कई बार फाइनल्स खेले हैं आईसीसी की ट्रॉफीज के, लेकिन हम फाइनल जीतने में नाकामयाब रहे। वो विराट कोहली की कप्तानी हो या वो कप्तानी हो रोहित शर्मा की, हम दोनों ही तरफ हारे हैं। जहां हम लोग पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की बात करें, न्यूजीलैंड से जो हम हारे थे उसमें विराट कोहली कप्तान थे। उसके बाद विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी, उसके बाद रोहित शर्मा को कप्तानी मिलती है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हम पहुंचे, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन फाइनल में हम हार गए। तो ये क्रिकेट की व्यवस्था हमको देखने को मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो आपका जो अगला टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन क्रिकेट के बारे में याद रखिएगा कि ये सभी ट्रॉफीज अब तक जीती हैं और मुझे लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहां से जरूर देखने को मिल सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लें कि अगर हम टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा रन, सर्वाधिक रन जिसने बनाए हैं उस खिलाड़ी का नाम है जॉस रूट। ये रूट जो है ये इंग्लैंड के खिलाड़ी और इन्होंने लगभग 3575 रन बनाए हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस में। अगर हम सबसे ज्यादा विकेट की बात करें तो विकेट लेने वाले हैं नाथन लियोन। ये नाथन लियोन जो है दोस्तों याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, स्पिनर हैं और इन्होंने 88 विकेट लिए हैं टेस्ट चैंपियनशिप में। तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ये हैं। भारत की तरफ से बात करें तो 71 विकेट लिए हैं लगभग अश्विन ने, तो अश्विन भी इसमें आते हैं। और अगर हम इसमें शतक की बात करें दोस्तों तो टी हीट ये जो है इस बार इन्होंने शतक लगाया, जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो है इसमें किसी भी खिलाड़ी का पहला शतक है, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी याद रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये व्यवस्था देखने को मिलती है काय की शतकों की सबसे ज्यादा रन बनाने की, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है आपका बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर भारत में स्थापित किया जाएगा। बिम्स्टेक एक संगठन है और ये जो संगठन है इसका एनर्जी सेंटर बनाने की बात की जा रही है। अब चूंकि जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं
इनमें आप देखिए कि जो भी बिम्स्टेक देश है उसमें भारत जो है वो सबसे शक्तिशाली है, सर्वोच्च है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और इन देशों को लीड भी करता है, इनका नेतृत्व भी करता है। तो ऐसे में आप देखिए इसका जो एनर्जी सेंटर बनने वाला है वो भी कहां बनने वाला है, भारत में बनने वाला है। ठीक है, अगर बिम्स्टेक की बात करें दोस्तों तो इसका पूरा नाम है, याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये देखिए मल्टी सेक्टरल है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए कोऑपरेशन नहीं है, ये समन्वय की बात कर रहे हैं, मल्टी सेक्टर में कई सेक्टर्स में समन्वय की बात करते हैं। इसमें ये तकनीकी और आर्थिक दोनों क्षेत्र में एक साथ कोऑपरेशन की बात करते हैं, समन्वय की बात करने वाला है। इंग्लिश में इसका ये फुल फॉर्म आएगा, तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें वर्तमान में 7 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, तो तब इसमें केवल 4 सदस्य थे और 4 जो सदस्य थे उनमें एक सदस्य था बांग्लादेश, ये याद रखना है आप लोगों को, एक सदस्य था भारत, ये याद रखना है, एक सदस्य आपका थाईलैंड था, ठीक है, और एक सदस्य था श्रीलंका। मतलब जब इसकी स्थापना की गई थी, जब इसमें श्रीलंका है, भारत है, बांग्लादेश है और थाईलैंड है, ये 4 देशों ने मिलकर बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से, कहां? बैंकॉक में इसकी घोषणा की गई थी, उसके माध्यम से इसका निर्माण किया गया था 1997 में 4 सदस्यों ने मिलकर। किस लिए? तो टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एक कदम उठाया गया था। बाद में इसमें एक देश जोड़ा जाता है, म्यांमार। म्यांमार इसमें 1997 में जोड़ा गया, लेकिन बाद में जोड़ा गया था इस संगठन के बनने के बाद। संस्थापक सदस्य 4 थे, इन चारों का नाम याद रखेंगे। बाद में म्यांमार जुड़ता है 5वें सदस्य के तौर पर, और उसके बाद 2004 में इसमें भूटान की और नेपाल की एंट्री होती है। तो भूटान और नेपाल ये दोनों के दोनों देश इसमें 2004 में जुड़ते हैं और 2004 से ये 7 सदस्यीय एक व्यवस्था के तौर पर देखा जा रहा है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण फैक्ट पे ध्यान रखना है, वो ध्यान ये रखना है कि इसमें 5 जो देश हैं वो दक्षिण एशिया के देश हैं। जिसमें हम बात करें तो याद रखिएगा, बांग्लादेश दक्षिण एशिया का हो गया है, भूटान दक्षिण एशिया का हो गया है, भारत दक्षिण एशिया का हो गया और नेपाल दक्षिण एशिया का है, और श्रीलंका। ये पहले 5 जो देश हैं ये दक्षिण एशिया के देश हैं, जिसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के 2 देशों को भी जगह दी गई। इसको म्यांमार और थाईलैंड, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के 2 देशों में आते हैं, याद रखना है। वैसे तो म्यांमार, बर्मा जो रहा है वो भी भारत का एक प्रकार से भाग रहा है, जिसे 1935 में अधिनियम के माध्यम से अलग कर दिया गया था। थाईलैंड से हमारा ज्यादा संबंध नहीं, लेकिन थाईलैंड में ही पहली बार हम देखें तो बैंकॉक में इसकी व्यवस्था को देखा गया था। अब इसकी स्थापना क्यों करना है? इसकी स्थापना करना है कि जितने भी ये देश हैं इनके बीच में एक समन्वय स्थापित करना है। वो समन्वय तकनीकी क्षेत्र में भी स्थापित करना और आर्थिक क्षेत्र में भी स्थापित करना है। इसके अलावा इनका उद्देश्य है कि आप शिक्षा से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, कला से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजों को क्या करेंगे? जोर देंगे, इसमें गति प्रदान करेंगे, आपसी समन्वय को बढ़ावा देने का काम करेंगे। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने का काम करेंगे और एक साथ मिलकर इस पूरे क्षेत्र में इनका काम करना है। वैश्विक स्थिति में इस पर्टिकुलर जोन में जो चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, उन चुनौतियों का ये सभी देश एक साथ मिलकर सामना करने के लिए यहां पर एक साथ इकट्ठे होते हैं। ये ध्यान रखेंगे। किसमें? बिम्स्टेक में। तो बिम्स्टेक इस प्रकार की व्यवस्था है, विकसित व्यवस्था है इन सभी 7 देशों की। ये ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक, तो बिम्स्टेक को हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब ये करंट अफेयर में चर्चा में रहा है, तो मैं समझता हूं कि एग्जाम में आ सकता है। चर्चा में रहने का कारण क्या है? एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कि बिम्स्टेक का एनर्जी सेंटर कहां बन रहा है, तो भारत में बन रहा है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है अग्नि प्राइम। दोस्तों अग्नि प्राइम जो है इसे आप अग्नि पी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं अग्नि पी। और यो अग्नि सीरीज का हमारा जो मिसाइल सिस्टम है ना, उसकी एक नई पीढ़ी की ये व्यवस्था देखने को मिलती है ना। नई पीढ़ी की ये अगली मिसाइल है और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा। क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो 45 डिग्री के कोण पर छोड़ी जाती है और अर्धचंद्राकार पथ को फॉलो करते हुए अपने टारगेट को खत्म कर देती है। बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे उड़ीसा के तट से सफल प्रक्षेप किया है, इसका टेस्टिंग किया है, इसलिए ये चर्चा में रही है।
उड़ीसा के तट की बात कर लें दोस्तों, तो पहले हम यहाँ पर व्हीलर द्वीप या बोल सकते हैं कि चांदीपुर जैसे द्वीपों के नाम पे जानते थे, लेकिन इस द्वीप का नाम जो है व्हीलर का नाम बदलकर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो इसका जो टेस्टिंग किया गया अब्दुल कलाम द्वीप से किया है, ये याद रखना है आप लोगों को। हम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ देखें, ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल लगभग 11,000 टन वजनी है। याद रखिएगा कि 11,000 किलो के आसपास इसका वजन है। और अगर हम बात करें तो ये अपने साथ लगभग 1.5 टन का जो माल है वो साथ में ले जा सकती है, ठीक है। और इसके बाद हम एक और चीज पर चले जाएं तो याद रखना है कि ये जो मिसाइल है इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास है। 34.5 मीटर के आसपास इसकी लंबाई देखने को मिलती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल है, भारत की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में इसका इंपॉर्टेंट योगदान होगा, ये ध्यान रखिएगा, जो हाल ही में विकसित की गई है। अब इसे विकसित किसने किया वो भी ध्यान रखें, विकसित किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ जो है भारत का रक्षा अनुसंधान संगठन है। यह रक्षा अनुसंधान संगठन है, ये 1958 में बनाया गया था और भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। राजनाथ सिंह जी जो है इसके प्रमुख है रक्षा मंत्रालय के, तो याद रखिएगा उनके साथ ये काम करेगा। 1958 में बनाया था। भारत के रक्षा संबंध में कोई भी निर्माण करना हो, कोई भी रिसर्च करना हो तो उसके लिए जिम्मेदार संस्थान है। और ये संस्थान का जो मुख्यालय है, अगर हम उसकी बात कर लें तो इसका मुख्यालय जो है वो डीआरडीओ भवन है। ये डीआरडीओ भवन जो है ये नई दिल्ली में है, ठीक है। यहाँ पर इसका मुख्यालय है, ये भी याद रखिएगा। इसका जो हम बात करें दोस्तों मोटिव है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। तो बलस्य मूलम विज्ञानम जो है इसका आदर्श वाक्य है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है इसको कि बल का जो मूल है वो क्या है, विज्ञान है। अब नेक्स्ट में जाइए तो और देखें तो ये 30,000 लोगों को कहीं ना कहीं ये रोजगार देता है। इसमें 30,000 वर्कर हैं, लगभग इसमें से 5,000 के आसपास तो वैज्ञानिक डीआरडीओ में काम करते हैं, क्लियर। और डीआरडीओ के विकास में हम देखें तो कलाम साहब का, एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो रहे, इनका इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है, ध्यान रखना है हम लोगों को। अगर देखें तो समीर वी कामत ये जो हैं ये इसके वर्तमान में हेड हैं। हम बात करें कलाम साहब की दोस्तों तो याद रखिएगा 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में कलाम साहब का जन्म हुआ था। और इन्होंने अपनी उस पारिवारिक स्थिति में आगे बढ़ते हुए अपनी शिक्षा को कंप्लीट किया और उसके बाद वैज्ञानिक के तौर पर भारत में जाने गए। डीआरडीओ में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्हें भारत की जो मिसाइल सिस्टम है उसका जनक माना जाता है, भारत की मिसाइल व्यवस्था का जनक माना जाता है इनको। और भारत का मिसाइल मैन भी कहते हैं किसको, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, क्योंकि पूरे भारत की जो मिसाइल सिस्टम है इनका एक बहुमूल्य योगदान रहा है। कलाम साहब जो रहे हैं, इनकी जो मृत्यु हुई है दोस्तों वो याद रखिएगा 2015 में हुई, जब ये 27 जुलाई को शिलोंग मेघालय में क्या कर रहे थे, एक भाषण दे रहे थे यूनिवर्सिटी कॉलेज में, और उसके दौरान ही अटैक आने से इनकी डेथ हो गई, याद रखिएगा। और कलाम साहब को समय समय पर जो है इनकी उपलब्धियों के आधार पर पुरस्कार भी मिले हैं। अगर हम उन पुरस्कारों की बात करें तो 1981 में, 1990 में, 1997 में यहाँ पर मिलता है पद्म भूषण पुरस्कार, यहाँ मिलता है पद्म विभूषण पुरस्कार और यहाँ मिलता है भारत रत्न। तो 1997 में भारत रत्न पुरस्कार भी एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिला था। अपनी प्रतिभा के आधार पर अब्दुल कलाम साहब 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी देश में, तो इन्हें देश का 11वां राष्ट्रपति बनाया गया और बेहतर सफलतम भारत के अब तक के सभी राष्ट्रपतियों में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति के तौर पर कलाम साहब ने काम किया और 2007 तक अपना कार्यकाल पूरा किया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कलाम साहब की कुछ इंफॉर्मेशन हुई जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखें, कलाम साहब ने कई सारी रचनाएं भी की हैं जिसमें फेमस रही विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी और इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स से कई बार क्वेश्चंस आए हैं, है ना। अनलिशिंग द पावर इन इंडिया, इडोमेबल स्पिरिट, गाइडिंग सोल्स, ये सारी की सारी किसकी किताबें हैं, कलाम साहब की किताबें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जो आप लोगों को याद होना चाहिए। इसमें हम लोगों ने अग्नि प्राइम की बात की, हम लोगों ने डीआरडीओ की बात की और इसमें हम लोगों ने कलाम साहब की बात की, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और देखें कि अग्नि सीरीज जो भारत में है
उसकी हमको 5 पीढ़ी की मोबाइल कहीं ना कहीं मिसाइल देखने को मिली हैं। इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 आ चुकी है। जो अग्नि 1 आई थी उसकी 700 से 800 किलोमीटर रेंज रही है। अग्नि 2 जो आई थी उसकी रेंज रही है 2000 किलोमीटर। अग्नि 3 जो आई थी उसकी रेंज रही है 2500 किलोमीटर। अग्नि 4 जो आई थी उसकी रेंज थी 3500 किलोमीटर और अग्नि 5 जो आई थी उसकी रेंज थी 5000 किलोमीटर। तो अग्नि 5 भारत की एक बहुत लंबी दूरी की मिसाइल व्यवस्था देखी जाती है, जिसके बाद हम लोगों ने इसकी नई व्यवस्था को शुरू किया अग्नि प्राइम के माध्यम से, जो हम लोगों ने डिस्कस की है हाल ही में। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चर्चा में रहा है। चर्चा में इसलिए रहा है कि इसने एयर प्यूरिफायर वाली जो बस होती हैं उनको लॉन्च किया है। तो एग्जाम में पूछेगा कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने एयर प्यूरिफायर वाली बसें लॉन्च की हैं, तो वो की हैं पश्चिम बंगाल की सरकार ने। और ये बसें जो हैं वो प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए की गई है, ध्यान रखना है। अगला टॉपिक है आपका देश के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर यात्री बिना ऐप डाउनलोड किए भी डीजी यात्रा कर सकते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली है और यहां पर यह व्यवस्था शुरू की गई। अब आपको डीजी यात्रा अगर करना है तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बिना एप्लीकेशन डाउनलोड किए भी आप डीजी यात्रा के तहत वहां पर अपनी कार्यवाही को संचालित कर सकते हैं। अब यहां ये समझना है कि डीजी यात्रा क्या है। तो डीजी यात्रा एक परिकल्पना रही है। इसके अंतर्गत यह कहा गया कि आप पेपरलेस यहां पर एयरपोर्ट पे अपनी गतिविधियों को कर सकते हैं। जैसे आप जाते हैं तो आपको अलग अलग चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट पे जब आप अलग अलग चेक पॉइंट से गुजरते हो तो वहां पर पहले आपको पेपर दिखाने होते थे। आपने कई बार देखा होगा कि जो भी बड़ी सेलिब्रिटीज होती हैं, बड़े लोग होते हैं, वो जब भी वहां से निकलते हैं तो उन्हें, उनके जो लोग होते हैं वो पेपर चेक करवाते हैं और उसके बाद फिर वो अंदर जा पाते हैं और बाकी की एक्टिविटीज कर पाते हैं। तो डीजी यात्रा जो व्यवस्था शुरू की गई, इस परिकल्पना में ये व्यवस्था की है कि आप पेपरलेस जितने भी चेक पॉइंट्स होते हैं किसी भी हवाई अड्डे पे, एयरपोर्ट पे, उनको क्रॉस कर सकते हैं केवल अपने फेस के माध्यम से। तो फेस रीडिंग व्यवस्था वहां पर शुरू की गई है डीजी यात्रा के तहत। तो डीजी फाउंडेशन है, डीजी फाउंडेशन के द्वारा यह व्यवस्था शुरू की गई है। तो इसको हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपडेट कर दिया गया है कि अब आपको एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करते थे और सारे के सारे एयरपोर्ट के जो चेक पॉइंट्स होते थे उन पर आप आराम से जा सकते थे बिना किसी पेपर को दिखाए। अब आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं होगी, आसानी से आप आ जा सकते हैं। अब ये क्यों करना है, तो इसको आप लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट पर जो आपकी गतिविधियों का आप संचालन करते हैं वो और सुलभ हो सके। मतलब हवाई यात्रा को और सुलभ और व्यवस्थित करने के लिए, आसान बनाने के लिए सरकार इस तरफ भी ध्यान दे रही है। टेक्नोलॉजी का हर क्षेत्र में पर्याप्त यूज किया जा रहा है। तो हवाई यात्रा एयरपोर्ट के संचालन व्यवस्थाओं के अंतर्गत देखें तो ये निश्चित तौर पर एक अच्छा कदम है जो दिखाई पड़ रहा है। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।